दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए। ये विश्व इतिहास से संबंधित है। पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान फ्रांस में घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। तो यहाँ पर जो घटनाएं हैं, आतंक का राज्य, बास्तिल पर धावा, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र और टेनिस कोर्ट की शपथ, इसमें सही क्रम क्या है। तो आप जान लीजिए, ये सभी घटनाएं जो हैं एक क्रम में जो हो जाएगा। सबसे पहले टेनिस कोर्ट की शपथ है, जो कि 20 जून 1789 की घटना है। दूसरे क्रम पर बास्तिल का धावा है, जो कि 14 जुलाई 1789 को हुआ था। और इसके बाद पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, ये 26 अगस्त 1789 यानी 1789 की घटना है। और आतंक का राज्य, ये सितंबर 1792। तो सही क्रम आपका हो जाएगा 4, 2, 3, 1। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 के लेखकों की सूची में दी गई उनकी पुस्तकों से मिलान करना है। तो W.H. मोरलैंड की पुस्तक है अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया। इरफान हबीब की पुस्तक है द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। इसी तरह R.P. त्रिपाठी की पुस्तक है राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। और नीलकंठ शास्त्री की है इस हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक। तो सही मिलान आप देखिए, इस तरह से आप करेंगे, सही मिलान हो जाएगा 3, 2, 4 और 1। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सूची 1 में लेखकों की लेखक और उनकी कृतियों से मिलान करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न है। आप देखिए, जूडिथ M. ब्राउन की पुस्तक है गांधी प्रिजनर ऑफ होप। मशीरुल हसन की पुस्तक आप देखिए इंडियाज पार्टीशन। देखिए, इंडियाज पार्टीशन जो है, ये मशीरुल हसन की पुस्तक है। प्रोसेस स्ट्रेटजी एंड मोबिलाइजेशन इनकी पुस्तक है। इसी तरह डेविड ए ला की पुस्तक है ब्रिटेन एंड इंडियन नेशनलिज्म, द इम्प्रिंट ऑफ एम्बिग्यूटी। और डी रदरमंड की पुस्तक है द फेजेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो ये सारी पुस्तकें जो हैं भारतीय स्वतंत्रता इतिहास पर लिखी गई हैं। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। सही क्रम आपका मिलान हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। अगले प्रश्न पर आते हैं। राग कल्पद्रुम पुस्तक के लेखक कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर कृष्णानंद व्यास, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, राग कल्पद्रुम के लेखक कृष्णानंद व्यास थे। और अनूप विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप राग सागर और अनूपोद्देश, अनूप रागमाला, ये रचनाएं पंडित भाव भट्ट की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आसन्न समस्या थी जिसका सामना भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद करना पड़ा था। ऑप्शन है विभाजन के पश्चात सीमाओं का व्यवस्थापन, सिविल सेवा कार्मिकों का विभाजन, सैन्य परिसंपत्ति का विभाजन या सांप्रदायिक और शरणार्थी समस्या। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद जो है सांप्रदायिक और शरणार्थियों की समस्या को झेलना पड़ा था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख कब तय की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर जून 1948। आप जान लीजिए,
कि लॉर्ड बेवेल 1944 में भारत आए और 1947 तक रहे। इसी समय 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के थे, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये कहा कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखिए। एक कथन है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते। ये कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। आप जान लीजिए, गांधी जी पर अंबेडकर को विश्वास नहीं था और अंबेडकर जी ने कहा कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते। अगला प्रश्न है, नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे जैसे डी गाल फ्रांस पर। ये कथन किसका है? तो ये है ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर। इन्होंने जो है नेहरू के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था कि नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे जैसे कि डी गाल फ्रांस पर। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में सजाइए और दिए गए कोट पे सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों कि सबसे पहली घटना इसमें आप देखिए अनुशीलन समिति है और 1903 में अनुशीलन समिति 1903 में अनुशीलन समिति का जन्म हुआ। इसका प्रारंभिक नाम भारतीय अनुशीलन समिति थी। 1907 में जो है आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1906 में इसका पहला सम्मेलन जो है ये कलकत्ता में हुआ था। और अब देखिए युगांतर पार्टी का गठन 1906 में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना आप जानते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी और अभिनव भारत की स्थापना, अभिनव भारत का उद्गम जो है ये 1904 में हुआ था। तो सही क्रम आप देख सकते हैं, पहले एक, उसके बाद 4, फिर 2 और 3। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों के गठन का जो है क्रम। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगारों का नेता कौन था? तो आप सभी जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां। दोस्तों, खुदाई खिदमतगारों के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां थे। इन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। ये लोग अपने साथ एक लाल रंग का कपड़ा रखते थे और खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष याद रखिएगा 1924 में। 1 सितंबर 1924 को भारत में कानपुर षड्यंत्र के मुकदमे का अंत होते ही सत्यभक्त ने ये घोषणा की कि उसने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कर दी है और वह स्वयं उसके सचिव बने हैं। इसकी अध्यक्षता सिंगारवेलू ने किया और इसका कार्यालय 1925 में बम्बई हस्तांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाड़ा नमक वर्क्स पर जो है सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो सही उत्तर है बेब मिलर, ऑप्शन बी। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसाड़ा नमक कारखाने पर सत्याग्रह सरोजनी नायडू के नेतृत्व में हुआ था। इसके साथ गांधी जी के पुत्र मणिलाल भी थे और यहाँ सत्याग्रहियों पर हुए पुलिस अत्याचार का ब्यौरा अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने दिया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, V.S. श्रीनिवास शास्त्री की पुस्तक है इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन और ये बी निवास शास्त्री ने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की। B.D. सावरकर हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। रामास्वामी नायकर ने जस्टिस पार्टी की स्थापना की और B.T. रणदिवे ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। तो 1 3 4 2, तो देखिए 1 3 4 2, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल में से कौन सदस्य नियुक्त किए गए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा, केसी दास गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा 2 भारतीयों केसी दास गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड के
भारत परिषद में नियुक्त किया गया था? याद जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है 1918 में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के बाद मजदूरों की आय में कितनी वृद्धि हुई थी? तो सही उत्तर 35%। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए कि चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की काटन मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करने से किया था और इसमें मजदूरों की आय में 35% वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है कल्पना दत्त का संबंध किससे था? तो सही उत्तर इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। और आप जान लीजिए कि बंगाल के क्रांतिकारियों में सूर्यसेन का नाम प्रमुख है। इनको मास्टर दा कहा जाता है और अंग्रेजों की नीतियों से रुष्ट होकर उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी गठित किया था। इसमें कल्पना दत्त और बीना दास जैसी महिलाएं जुड़ी थीं। अगला प्रश्न है 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहां पर बहुमत हासिल किया था? तो सही उत्तर आप जान लीजिए मध्य प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंस में। 101 निर्वाचित सीटों में 42 सीटों पर इनकी जीत हासिल हुई थी। अगला प्रश्न है कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? आपको बताना है। तो ये बारदोली सत्याग्रह। दोस्तों आप जान लीजिए कि हाली पद्धति या बधुआ मजदूर और बधुआ मजदूरी से संबंधित है। इस पद्धति के अंतर्गत दोस्तों आप जान लीजिए कि बारदोली क्षेत्र में कपिल राज जनजाति के लोगों ने उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर में इनको काम करना होता था। कपिल राज को गांधी जी ने रानी पराज या वनवासी की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है बंगाल के बटाईदार किसानों शेयर क्रॉपर का तेभागा संघर्ष सबसे जोरदार था, जिसमें किसानों ने घोषणा की कि वे जमींदारों को फसल का कितना भाग अदा नहीं करेंगे। तो उत्तर है 1/2। दोस्तों आप जान लीजिए बंगाल के बटाईदार किसानों का तेभागा संघर्ष सबसे जोरदार था, जिसमें किसानों ने ये घोषणा की कि वे जमींदारों को फसल का आधा भाग अदा नहीं करेंगे। और 1946 के उत्तरार्ध में बंगाल के बटाईदारों ने ऐलान कर दिया कि वे अब जोतदारों यानी भूस्वामियों को उपज का आधा हिस्सा नहीं बल्कि 1/3 हिस्सा देंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसको दयालु या क्लीमेंसी विशेषण से संबोधित किया गया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लैंसडाउन को? तो सही उत्तर दोस्तों हम लॉर्ड कैनिंग को। आप जान लीजिए कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल 1856 से 1862 था। उसके शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई, जिसमें लाखों क्रांतिकारियों सहित महिलाएं और बच्चे मारे गए। उसने इस क्रांति का दमन किया और इन क्रांतिकारियों के ऊपर कोई क्रूर कार्रवाई नहीं करने के कारण उसे दयालु कैनिंग की पहचान मिली थी। अगला प्रश्न है धरसाड़ा नमक धरने का किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने बृहद विवरण प्रदान किया था? देखिए एंड्रूज, आर पामर, बेब मिलर या एंथनी ईडन? तो सही उत्तर बेब मिलर ने। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश प्रशासक या राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर डिज़रायली। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है तोहफत उल मुहावदीन राम मनोहर राय द्वारा लिखित लेख है, ये किसके विरुद्ध था? तो याद रखिएगा तोहफत उल मुहावदीन ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया पहला लेख था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और बंगाल में जो सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ, इसका नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया था। इसी कारण राम मोहन राय को भारत के नव जागरण का अग्रदूत और सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक तथा आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है J.E.D. बेथून गहरे ढंग से जुड़े थे किससे? J.E.D. बेथून का संबंध किससे है आपको बताना है। तो सही उत्तर स्त्री शिक्षा से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ये शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे और इन्होंने 1849 में कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न है 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो सही उत्तर सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। संगठन और स्थान का देखिए, रहनुमाई मजदयान सभा ये बम्बई में गठित की गई थी। दारुल उलूम की स्थापना देवबंद में, नदवा उल उलेमा लखनऊ में और मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ये अलीगढ़ में गठित हुआ था। तो 2 1 4 3 देखिए 2 1 4 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। वल्लभाचार्य के अनुयायियों ने 1862-63 में किसके विरुद्ध द महाराज लाइबल केस दायर किया था? ऑप्शन है करशन दास मूल जी, डॉक्टर भाऊदास जी, धीरज राम दलपत राम या नर्मदा शंकर लाल शंकर के विरुद्ध। तो सही उत्तर करशन दास मूल जी के विरुद्ध। द महाराज लाइबल केस जो है ये ब्रिटिश काल में बॉम्बे हाई कोर्ट में चलाया गया, जिसे जदुनाथ जी ब्रजरतन जी महाराज ने ये मुकदमा एक सुधारक और पत्रकार करसन दास मूल जी के विरुद्ध सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र में लेख के आधार पर किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्रांत और कांग्रेस प्रधानमंत्री 1937 चुनाव के बाद सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आप देखिए बम्बई बीजी खरे सही सुमेलित है, मद्रास सी राजगोपालाचारी सही है, मध्य प्रांत में डॉक्टर NB खरे सही है, उड़ीसा में कृष्ण चंद्र देव सही नहीं है क्योंकि उड़ीसा में जो है BN दास जो है सही सुमेलन होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी एक क्रांतिकारी संगठन का गठन जो है भारत के बाहर किसने किया था? तो आप जानते हैं 1905 में, दोस्तों याद रखिएगा 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन जो है ये श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था और ये लंदन में स्थापित किया गया था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासन को बढ़ावा देने की मांग की गई थी। और आप जान लीजिए कि मैडम भीमका जी कामा, दादा भाई नौरोजी इन लोगों ने भी इसका समर्थन किया था। अगला प्रश्न है कि 1885 और सन 1905 के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है देखिए कांग्रेस का अवस्थान, उग्रगामी अवस्थान, क्रांतिकारक अवस्थान या मंदगामी अवस्थान। तो सही उत्तर मंदगामी अवस्थान। दोस्तों 1885 और 1905 तक के कार्यकाल को नरमवादी या शांत काल कहा जाता है। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद जनता और क्रांतिकारी विचारधारा का फैलाव तेजी से हुआ, इसलिए 1905 के बाद के समय को उग्रवादी काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। विद्रोह और क्षेत्र का मिलान आपको करना है। भील विद्रोह आप जान लीजिए खानदेश में, कोली विद्रोह सह्याद्री क्षेत्र में, चुआर विद्रोह ये पश्चिमी बंगाल में और खासी विद्रोह ये मेघालय में हुआ था। भील विद्रोह 1818 में, याद रखिएगा 1818 में खानदेश के ब्रिटिश अधिग्रहण के समय आरंभ हुआ। 1825 में भील जो है 1825 में भील आंदोलन का नेतृत्व सेवरम ने किया था। कोली जनजाति का विद्रोह सह्याद्री पर्वतीय क्षेत्र में हुआ और चुआर पश्चिमी बंगाल और बिहार के 5 जिलों में हुआ था। और आप जान लीजिए मेघालय और असम की पहाड़ियों में रहने वाली खासी जनजाति का विद्रोह 1829 से 32 में तीरथ सिंह या उतिरोत सिंह और बर्मानिक के नेतृत्व में हुआ था। तो सही उत्तर यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सन 1916 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो सही उत्तर मदन मोहन मालवीय ने। दोस्तों याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय ने 1916 यानी 1916 में जो है भारतीय उद्योग आयोग की अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
अगला प्रश्न है कौन सा विद्रोह और नेता सुमेलित सही नहीं है? मुंडा, तो ये बिरसा मुंडा सही है। संथाल कान्हू सही है। अहोम गोमधर कुंवर सही है। नायक ताना भगत ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए ताना भगत आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में मालगुजारी न देने, बेगारी न करने और टैक्स न देने के रूप में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। प्रथम सूची इतिहासकार और द्वितीय सूची में इतिहास लेखन संप्रदाय हैं। आरसी मजूमदार ये राष्ट्रवादी लेखक हैं। ज्ञानेंद्र पांडे सब आल्टर्न हैं। AR देसाई जो हैं ये वामपंथी तथा WW हंटर उपनिवेशवादी। तो सही क्रम 1 2 3 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अधिनियम के तहत अपने वाणिज्यिक कार्य छोड़े थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए नया जीवन दिया और उसे एक हस्ती के रूप में प्रतिष्ठित किया। कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। अगला प्रश्न है द बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? ऑप्शन है जीव सुब्रमण्यम, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल घोष या सुरेंद्र बनर्जी। तो सही उत्तर सुरेंद्र बनर्जी ने। द बंगाली 1879 में डॉक्टर सुरेंद्र बनर्जी ने प्रकाशित किया था और ये कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है किस विधान में सबसे पहले अनुसूचित जातियां शब्द का प्रयोग किया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1935 के भारत शासन अधिनियम में सबसे पहले अनुसूचित शब्द का प्रयोग किया था और इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान था जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने अलग निर्वाचक मंडल के प्रावधानों को दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाने का एकमात्र आशा समझा था। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। यहाँ पर देखिए कि श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस सही है। बारिंद्र कुमार घोष भवानी मंदिर सही है। मदन लाल ढींगरा करजन वाइली की हत्या सही है और खुदीराम बोस लॉर्ड हार्डिंग पर बम मामला ये सही नहीं है क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमला जो है ये रास बिहारी बोस ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक निष्कासन या इकोनॉमिक ड्रेन थियरी के बारे में सही नहीं है? आप देखिए आर्थिक निष्कासन का अर्थ भारतीय संपदा का इंग्लैंड हस्तांतरण है सही है। पूंजी का निष्कासन भारत में कार्यरत नागरिक तथा सैनिक अधिकारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में होता था सही है। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया सही नहीं है और आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत ने भारत में औपनिवेशिक शोषण का खुलासा किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। भारतीय पूंजी और संपत्ति के भारत के निकास की बात सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने उठाई। उन्होंने 1867 में अपने एक लेख इंग्लैंड डिप्ड टू इंडिया में सबसे पहले पूंजी निकास का प्रतिपादन किया और कहा ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा है। अगला प्रश्न है आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित संधियों पर विचार कीजिए। अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि और भसीन की संधि। तो भसीन की संधि 1802 में हुई थी और अंग्रेज और पेशवा बाजीराव के बीच। इसी तरह देवगांव की संधि 1803 में हुई थी और आप जान लीजिए अर्जुन गांव की संधि ये 1803 में 30 दिसंबर को हुई थी और देवगांव की संधि 17 दिसंबर को हुई थी। तो क्रम हो जाएगा 3-2-1। 3-2-1 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता दोगुना कर दिया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर मीर जाफर के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मीर जाफर के विश्वासघात के कारण क्लाइव विजयी हुआ और मीर जाफर नवाब बना। उसने अंग्रेजों को बहुत सुविधाएं दी। इसी के तहत उसने अंग्रेजी फौज का भत्ता दुगना कर दिया था। अगला प्रश्न है, किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना था? ऑप्शन है, आप देखिए, बेंटिक, मैकाले, बेलेजली या हेस्टिंग्स। तो सही उत्तर बेलेजली ने। दोस्तों ये बेलेजली, ये 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल था। इसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना था और इसने सहायक संधि प्रणाली द्वारा अनेक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45 की स्वतंत्रोत्तर भारत की तटस्थता की नीति को किसने अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा दी थी? ऑप्शन है, हेनरी किसिंजर, जॉन फॉस्टर डलेस, मार्गरेट थैचर या अयूब खां। तो ये देखिए, ये वर्ल्ड हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशन से भी संबंधित है। जॉन फॉस्टर डलेस ने स्वतंत्रता के बाद भारत की तटस्थता या गुटनिरपेक्षता की नीति को अनैतिक निष्पक्षता कहा था। अगला प्रश्न है, देखिए, सांप्रदायिक परिनिर्णय का प्रस्ताव किसने किया था? कम्युनल अवार्ड। तो ये लॉर्ड मैकडोनाल्ड से संबंधित है। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और दलितों के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए निर्णय दिया, जिसको सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कलाकार और उनको प्राप्त उपाधियों का मिलान करना है। अब्दुस समद को शीरी कलम की उपाधि दी जाती है। अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि है। कश्मीर का मोहम्मद हुसैन, इसको जरीन कलम की उपाधि प्राप्त है और उस्ताद मंसूर को नादिर उल अश्र की उपाधि दी गई थी। तो 3 4 1 2, आप देखिए 3 4 1 2, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 के मध्यकालीन नगरों का मिलान सूची 2 में दी गई नदियों से करें जिनके किनारे ये शहर थे। होशंगाबाद, तो ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे। हम्पी तुंगभद्रा नदी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 और 4 आपका सही सुमेलन है। अगला प्रश्न है, गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर क्या था? तो सही उत्तर 39 और 41 का अंतर था। दोस्तों आप जान लीजिए कि जो है आईने अकबरी के अनुसार शासन के 31वें वर्ष में भूमि की नाप करने की मानक इकाई गजे सिकंदरी थी, यानी 41 स्किंद्रियों के व्यास तथा 1 स्किंद्री की त्रिज्या के योग के बराबर की लंबाई लोदी काल के एक कांसे के सिक्के का नाप स्किंद्री था। सिकंदरी गज 39 अंगुल या 30 इंच के बराबर होता था। तो ये 39 और 41 का जो है अंतर था या अनुपात था। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? करोड़ी मुगल प्रशासन में राजस्व अधिकारी सही है। खालिसा वह भूमि जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जमा किया जाता था सही है। तरफदार बहमनी साम्राज्य में प्रांतीय सूबेदार। पैबाकी राजस्व का जागीर में आवंटन, तो ये सही नहीं है क्योंकि पैबाकी मनसबदारों को देने के लिए सुरक्षित जमीन होती थी। अगला प्रश्न है, ढाका से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद के लिए स्थानांतरित करने वाले बंगाल के नवाब कौन थे? तो सही उत्तर मुर्शिद कुली खां। दोस्तों मुर्शिद कुली खां जो है इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा बनवाए गए भवनों को उसके निर्माण के ऐतिहासिक क्रम में दर्शाइए। तो यहाँ पर आप देखिए, आगरा के किले में दीवाने आम, उसके बाद ताजमहल, फिर आगरा के किले में मोती मस्जिद और सबसे लास्ट में जामा मस्जिद शाहजहानाबाद। तो ऑप्शन ए 1 3 2 4 आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सी इमारत दूसरे ताजमहल के नाम से प्रेरित है? तो दूसरे ताजमहल के नाम से रबिया उद दौरानी का मकबरा, ये दोस्तों आप जान लीजिए कि ये जो है औरंगाबाद में स्थित है और ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया।
सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है मुफ्ती, काजी उल सदर, सुल्तान या काजी उल कुजात। तो सही उत्तर काजी उल कुजात के नाम से जाना जाता था सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, खुलासत उल तवारीख की रचना सुजान राय के द्वारा की गई थी। लुब उल तवारीख की रचना राय वृंदावन के द्वारा। फुतुहाते आलमगीरी ये ईश्वरदास नागर की कृति है और नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन बुरहानपुरी की है। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा, देखिए ZYXW, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। ऐतिहासिक ग्रंथ और लेखकों का मिलान करना है। शाहजहांनामा की रचना इनायत खान के द्वारा की गई। नुस्खा ए दिलकुशा आप जानते हैं भीमसेन बुरहानपुरी। पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है और आलमगीरनामा के लेखक मोहम्मद काजिम हैं। तो देखिए 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 और 3, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्यकालीन समाज में खल्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है लोगों अथवा जनसमूह के लिए। तो जनसमूह के लिए खल्क शब्द का प्रयोग किया जाता था, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। चांदी का टंका इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया। दीवाने अमीर को ही जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित विभाग था, कृषि विभाग। दारुल शफा की स्थापना या दारुल सफ़ा जो फिरोज़ तुगलक के द्वारा, और शहना ए मंडी ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित था। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। अब्दुल रज्जाक ये जो है ये कहाँ का यात्री था, तो फारसी यानी ईरान का यात्री था और ये अब्दुल रज्जाक ये विजयनगर के कृष्णदेवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। निकोलो कोंटी इटली का जो है यात्री था और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। फर्नांडो नुनीज ये पुर्तगाल का था, घोड़े का व्यापारी था। अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया और इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 1 सही मिलान है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराइए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। सदाशिव तो तालीकोटा का युद्ध सदाशिव। संगम वंश से संबंधित हैं देवराय प्रथम। राम राय का संबंध अरावीडु वंश से है और अमुक्त माल्यद की रचना कृष्ण देव राय के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर देखिए ZXWY ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बाबर, दोस्तों बाबर द्वारा निर्मित जो हैं भवन में आप देखिए बाबर द्वारा निर्मित भवन जो है ये संभल का जामा मस्जिद है। और हुमायूं ने आप जान लीजिए दीन पनाह भवन बनवाया था। अकबर ने अकबर का मकबरा और जहांगीर से जहांगीरी महल संबंधित है। तो आप जान लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वह विदेशी यात्री जिसने दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध को देखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप जान लीजिए कि वह विदेशी यात्री था फ्रैंकवाइस बर्नियर, ऑप्शन ए। विदेशी यात्री फ्रैंकवाइस बर्नियर ने दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध को देखा था। ये फ्रांस का निवासी था। ये एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा इतिहासकार था। वो भारत में 12 वर्षों तक रहा।
प्रारंभ में उसने शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न है, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? तो आप जानते भी हैं, औरंगजेब के शासनकाल में। इस समय मराठों को सर्वाधिक संख्या में मनसबदार बनाया गया और पूरे मनसबदारों में राजपूतों की संख्या 33% थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी? ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, अकबर, जहांगीर या फर्रुखसियर। तो सही उत्तर जहांगीर। दोस्तों, दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास में मनाया जाता था। इस अवसर पर घरों की सफाई की जाती थी। दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती थी। इस स्तर पर जुआ खेलना परम कर्तव्य समझा जाता था। रात रात भर लोग जुआ खेलते थे और इस जुआ में अधिकतर लोग अपना सर्वस्व हार जाते थे। मुगल शासक जहांगीर दिवाली के उत्सव पर जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी। आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था किस रंग की पोशाक? हरी, सफ़ेद, लाल या काली? तो सही उत्तर लाल पोशाक। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल कपड़ा पहनना पड़ता था। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया ने सुल्तान बनने से पूर्व शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहनकर ही दिल्ली के नागरिकों से अपने हक की मांग की थी, जिसके बाद वो दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान बनी थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं, जो इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाएं हैं तथा विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।